नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का आज अध्ययन तो करेंगे, लेकिन इस जन्म कुंडली को आज समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम जन्म कुंडली अध्ययन का अवश्य है, लेकिन इस जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में केवल एक बिंदु पर ही चर्चा होनी है, बाकी के बिंदुओं की चर्चा नहीं होगी, वो नगण्य है। यानी हमारे सम्मुख आज एक विषय है और उसी एक बिंदु पर हम पूरी जन्म कुंडली का ये जो समय है इसमें हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार जन्म की तारीख बता देता हूं और आप उसे मिला लीजिए। जन्म की तारीख है 23 अक्टूबर 1981 और जन्म का समय सुबह 5:15 देवास, मध्य प्रदेश। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इस कार्यक्रम के थंबनेल को आपने देखा है। जो लोग इस विषय को समझ रहे हैं उनके लिए बहुत कठिन तो कुछ नहीं है। जो नहीं समझ रहे हैं मेरे दर्शक और जो नहीं जानते, बाकी के मैं स्वयं आज थोड़ा असहज हूं और मैं क्षमा चाहता हूं कि असहजता में सब कुछ आसानी से नहीं बता सकूंगा। हो सकता है कई बातें दिमाग से निकल जाएंगी, क्योंकि जो विषय मैं आप सबके सम्मुख लेकर के आया हूं यह मेरे लिए भी सहज नहीं है। एक ज्योतिषी होने के नाते या समाज में अगर आप ज्ञान की बात करें तो हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे कार्यक्रम को प्रायः बच्चे, महिलाएं, हर कोई देखता है, तो मैं थोड़ा सा असहज हूं। कब से ये सोच रहा था कि इस विषय को प्रारंभ कैसे करूं। आप विश्वास करिए कि प्रारंभ करने के लिए कम से कम 7-8 बार कट करने के बाद मैं अब इस कार्यक्रम को लेकर के आगे चल रहा हूं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अभी हाल फिलहाल के दिनों में लगातार यात्राओं में, फोन पर भी 15 से 20, ये 81 की कुंडली है। मैंने इससे कम उम्र के युवकों से वार्ता की। मैंने जिन लोगों से भी हाल फिलहाल के दिनों में वार्तालाप की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके दिल को दुखाने का या ऐसा कोई इरादा इस कार्यक्रम को लेकर के आने का आप सबके सम्मुख नहीं है, बल्कि जो बातें उस दौरान मैंने आपको नहीं बताई थी उससे कहीं ज़्यादा मैं खोज करके ले आया हूं आपके लिए, ताकि आप इस समस्या से मुक्ति पाने में 2 कदम और आगे बढ़ जाएं। आप दवा तो ले ही रहे हैं। क्या है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन? ये पुरुषों में पाया जाने वाला एक आम रोग है। आम रोग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस उम्र के युवकों से मैं मिला, अब उनसे मिलने के बाद तो ये आम ही है, बेहद कम उम्र के। जो बातें नहीं कह पा रहा हूं वो समझने का प्रयत्न आप लोग अवश्य करिएगा। इस रोग के कारण दाम्पत्य सुख वो नहीं देख सकते, नहीं ले सकते, और कई बार तो जिस युवक के सम्मुख ये वार्ता मेरी हो रही थी, या वो अपने परिवार के लोग भी उनके नहीं जानते कि ये उनका बच्चा इस तरह के रोग से जूझ रहा है। हिंदी शब्दों में कहूं तो इसे पुरुष स्तंभन की बात कही जाती है। स्तंभन की अवस्था का होना। लगभग जिनके साथ ये समस्या है वो मेरी बातों को समझ लिए होंगे, और इतना ही कहते कहते मेरी हालत खराब है, सो अब मैं विषय पर आ जाता हूं। इसको आप समझ चुके होंगे, अब हम विषय पर आते हैं। ये जन्म कुंडली देखिए। प्रिय दर्शकों, अभी कुछ दिन पूर्व मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में बुध यदि लग्न में शनि के साथ युति बना करके बैठ जाए, या बुध लग्न में जन्म कुंडली में रोगेश के साथ बैठ जाए, फिर से नोट करिए, बुध जन्म कुंडली के लग्न में रोगेश के साथ युति बना करके बैठ जाए, तो ये जातक को नपुंसक अथवा गुप्त रोग, ऐसा कोई गुप्त रोग दे देता है जो सदा के लिए उसके लिए लाइलाज हो जाए, उससे वो मुक्ति ना पा पाए। उसका सीधा लक्षण इस जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये तो एक सामान्य तथ्य और तर्क है, इसलिए मैंने इस कुंडली का सहारा ले लिया ताकि आपको सारी बातें समझा सकूं। काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव में, यहां पर इसी को पुरुष गुप्तांग की बात
इसी भाव से देखा जाता है जहां वृश्चिक राशि होती है। अब ये भाव पीड़ित हो, जन्म कुंडली में इस भाव का भावपति पीड़ित हो, साथ ही साथ शुक्र का जन्म कुंडली में पीड़ित होना, बुध का जन्म कुंडली में पीड़ित होना, इस तरह के रोग की प्रबल संभावनाओं को जन्म दिला देता है। ये जिस जातक की जन्म कुंडली है वो शुरुआती दौर से इस रोग से ग्रसित नहीं था। देखिए, इसकी कुंडली में अष्टम भाव का जो स्वामी है वो मंगल 12वें भाव में, निसंदेह इस लग्न का सर्वाधिक अकारक ग्रह है। षडबल में सबसे बली मंगल 7 अंश 30 कला के साथ बैठा हुआ है। ये रोग इसको बाद में पकड़ी। संबंध के दौरान पर्याप्त इरेक्शन न हो पाना। जब मैं इस तरह की जन्म कुंडली को लेकर के आप सबके सम्मुख आ रहा था तो बीते दिनों मैंने फिर एक डॉक्टर से भी इसकी चर्चा की कि इसके विषय में मुझे क्या बताना चाहिए, क्या जानकारी मुझे इस विषय में ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने जो सामान्य बातें बताई, उसके बाद फिर मैंने अपने आयुर्वेद के मेरे मित्र हैं उनसे और योग के जो मेरे मित्र हैं उनसे चर्चा की, और इसके बाद मैं इस विषय को लेकर के आप सबके सम्मुख आया हूं। आप फिर से मेरी बात को समझिए, जन्म कुंडली के इन पॉइंटों को ध्यान में रखिए ताकि मैं आपको इस समस्या से निदान के लिए जो बातें लेकर के आया हूं उसके बारे में बता सकूं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, ये काल पुरुष का जो कुंडली में अष्टम भाव वृश्चिक राशि होती है, यही गुप्तांग है। इसका पीड़ित होना, वृश्चिक राशि का पीड़ित होना। अब वृश्चिक राशि कैसे पीड़ित होगी? तो वृश्चिक राशि जहां भी बनी हो, वो पाप मध्यत्व में आ रही हो, उस राशि पर, जैसे इसी कुंडली को लीजिए, यहां वृश्चिक राशि कहां बनी है? तो यहां पर बनी है। आप देखिए, इस पर शनि की दृष्टि, इस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो वृश्चिक राशि का पीड़ित होना, अष्टम पति का पीड़ित होना, ये गुप्तांग भाव है। और साथ ही साथ रोगेश की स्थिति को सदैव ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार हमें यह देखना होगा कि जातक जिस रोग से पीड़ित है, क्या इस रोग से वो मुक्ति पा सकेगा। तो इसलिए रोगेश और रोग से मुक्ति जन्म कुंडली के 12वें भाव से देखा जाता है, इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये सारे तथ्य और तर्क आप जिनके जीवन काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, अपनी जन्म कुंडली में अवश्य जाकर के देखें। पुरुष जब संबंध बनाने को तैयार होता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है वो एक तरह का केमिकल या एक तरह की सूचना जो है वो शरीर में आगे के अंगों को प्रसारित करता है, जिसके प्रसारण से रक्त का जो प्रवाह है वो गुप्तांगों की ओर बहुत शीघ्र गति से चला जाता है, और उस शीघ्र गति से रक्त का गुप्तांगों में जाना इरेक्शन की स्थिति को उत्पन्न करता है। अब सीधा सवाल आज के इस परिवेश को लीजिए। मैं जिन युवकों से मिला, जरूरी नहीं था कि सब बहुत बड़े नशाखोर थे, जरूरी नहीं था कि सब के सब शुगर, क्योंकि शुगर रोग भी जिनको बड़े लंबे समय से है उनको ये शिकायत आम है, उनको होगी। लेकिन जिन युवकों से मिला, न तो उनको शुगर की शिकायत थी, न वो बहुत ज़्यादा किसी गंभीर रोग से ग्रसित है। इस रोग के पीछे कई सारे कारण डॉक्टर ने मुझे समझाए। एक तो बताया कि शरीर में कहीं गुप्तांगों में ही चोट लग जाना या बैकबोन में भी चोट लग जाए। मानसिक रूप से अवसाद से ग्रसित जो युवक हैं उनके भीतर इस रोग के पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है इस बात की सूचना, हमें अगर कहीं चोट भी लगती है तो ये चोट हमें यहाँ लगी, तत्क्षण इस चोट को यहाँ से मस्तिष्क के पास सूचना जाती है कि एक जगह पर अंग पर चोट लगा है, तो मस्तिष्क हमें बताता है कि हमें चोट लगा है। तो वो रक्त के प्रवाह की बात जहाँ आती है तो मस्तिष्क को पता, मस्तिष्क इतना अवसादग्रस्त है कि वो न तो इस तरह की परिस्थिति को अनुभूति में ला पा रहा है और न पर्याप्त ऐसी स्थिति बन पा रही कि जातक दाम्पत्य सुख भोग पाए। बस इतनी ही बात। इस कुंडली को फिर से एक बार जरा सरसरी निगाह डालिए। इस कुंडली में बहुत सारी परेशानियां हैं। राहु केतु के मध्य सारे ग्रह बैठे हैं। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है सूर्य का नीच होना, जो कि 12वें भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में नीच राशि में बैठे हैं। अब देखा जाए तो इस जातक की संभावना, डॉक्टर लगे हुए हैं, इनका इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत कम संभावना है कि ये इस रोग से, दवा खाते हैं, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं, फिर से वो इसी रोग में पड़ जाते हैं। तो ये पर्याप्त रूप से दवा लेने के बावजूद मुक्त नहीं हो पा रहे। और जैसा मैंने कहा कि शनि बुध का लग्न में होना नपुंसकत्व की स्थिति को अवश्य ही जन्म दे देता है। तो वो इनकी कुंडली में इतने पर्याप्त सारे योग लगे हुए हैं। साथ ही साथ शुक्र की स्थिति को देखें, ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो कि बुध के नक्षत्र में मंगल की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। शनि और राहु की दृष्टि से यहाँ राहु को देखिए, राहु प्रबल पाप या मारक बन गए हैं। बैठे तो चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं एकादशी के आसपास
कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पापग्रह बने हुए और उनसे रही सही कसर पुष्य नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठे ये राहु पूरी तरह से पापग्रह बन करके दृष्टि डाल रहे हैं। अब वृश्चिक राशि की स्थिति को आपने देखा, यहाँ चंद्रमा और मंगल, रक्त का संचार शरीर में सही ढंग से न हो पाना, तो रक्त का स्वामी चंद्रमा, रक्त का कारक मंगल, दोनों के दोनों एक ही भाव में यहाँ शनि और राहु के मध्य पापकर्तर योग में ये आए हुए हैं। चलित चक्र में कोई विशेष बदलाव नहीं, राहु केतु बस यहाँ का फल दे रहे हैं, बाकी सब कुछ यथावत है। फिर से आइए विषय। इस तरह की स्थिति में सबसे पहली बात है क्या, इस रोग से मुक्ति वो युवक नहीं पा सकेंगे जो अब अपने माँ बाप के सामने वो कह नहीं सकते, परिवार के सामने वो कह नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कहाँ है, पुरुषत्व पर। वो तो बोल ही नहीं पाएंगे, तो बोल नहीं पाएंगे तो ये रोग घटना कहाँ है, तो किसी दवा से नहीं घटेगा, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि उनकी मूल समस्या। अच्छा, इसमें और भी मुझे जानकारी जो मिली कि कुछ लोगों को ये जन्मजात रोग है, तो उनका तो शायद इलाज ही नहीं, लेकिन जिनको जन्मजात, इनको बाद में जैसे हुआ, तो जन्मजात जिनको नहीं है उनके लिए उनका क्या इलाज है। सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या ने हम सबको रोगी बना दिया है। हम सबको, एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मैं रोगी नहीं हो पाया हूं। किसी न आप किसी और तरह से रोगी होंगे, किसी और तरह से रोगी होंगे, रोगी तो हैं ही। हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन हमें रोगी बना रहा है और हर दिन हम रोगी हो रहे हैं, उसमें ये रोग भी है। युवक बड़ी मात्रा में, ये पुरुष बांझपन है, इसका शिकार हो रहे हैं। ये एक तरह से वैसा ही है जैसे पुरुष अब नपुंसकत्व की स्थिति की तरफ जा रहा है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। शुक्र के बारे में भी मैंने बताया था कि शुक्र पर शनि की दृष्टि, पापग्रह की दृष्टि जातक को, पुरुष को नपुंसकत्व की ओर ले जाता है। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। इस केस में सबसे पहले तो जो आपके अपने करीबी हैं उनका साथ चाहिए, चाहे वो आपका जीवन साथी हो यानी आपकी पत्नी, आपके माता पिता से खुल के आप कह नहीं सकते, कहने को तो किसी से भी नहीं कह सकते, पर फिर भी जिनसे भी आप हो सके खुल के बातचीत करिए। तनाव और अवसादग्रस्त रहने से पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेडिकल साइंस है, ये अंग्रेजी वाला, इनके पास तो भी उपाय है, दवा है, इंजेक्शन है, नहीं तो सर्जरी है, लेकिन याद रखिए कि ये स्थायी नहीं है। एक समय के बाद ये बिल्कुल ही किसी लायक नहीं छोड़ेगा आपको, जबकि इसका कहीं बेहतर इलाज होम्योपैथ या आयुर्वेद को मैं इसका सबसे बेहतर इलाज के रूप में देख रहा हूं। आप उसका इस्तेमाल करिए। अगर आप जन्मजात इस तरह के रोग से ग्रसित नहीं रहे हैं, अगर जन्मजात होंगे तो आपकी कुंडली की स्थिति जितनी मैंने गिनाई है उस तरह की बद से बदतर स्थिति होगी। अगर वैसी नहीं है, बाद के किसी एक्सीडेंट के कारण, दुर्घटना के कारण, चोट चपेट के कारण, आपके रहन सहन अवसादग्रस्त होने के कारण, शुगर के कारण, ये शिकायतें आपके बहुत ज़्यादा धूम्रपान या शराब, अल्कोहल के कारण आपके साथ ये शिकायत आई है, तो मैं इसके इलाज की ओर आपको कुछ ले चलता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखिए, इस समस्या में एक चीज तो सामने आई कि रक्त का प्रवाह ही इरेक्शन उत्पन्न करता है। तो रक्त का प्रवाह कहां होता है? जहां सही मात्रा में, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे। हम सब के सब, मैंने बताया था कि आज के इस परिवेश में कैसा सांस ले रहे हैं, तो ज्यादातर सांस हमारा सीने तक होता है, इससे ऊपर सांस, हम नीचे सांस जाने ही नहीं देते। याद रखिएगा वो बात जब मैंने बताई थी कि इसके चलते बहुत बड़ी मात्रा में पहलवानों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो नपुंसकत्व की ओर चले जाते हैं। इसके पीछे पहला कारण है कि श्वास को हम पेट और उससे नीचे की तरफ जाने ही नहीं देते। आप दिन भर के क्रियाकलापों में इसको कभी नहीं ला सकते। सो प्रातःकाल रोज कम से कम आधे घंटे का समय निकाल करके अपने श्वास पर ध्यान दीजिए और श्वास को पेट तक ले आइए, खींचिए उसको। ये ऑक्सीजन सब कुछ है। इस शरीर से निकलने के बाद क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा समय बीतने के बाद ये शरीर सड़ने लगता है? बहुत मामूली समय बीतते ही इस शरीर से दुर्गंधी शुरू हो जाती है। आप समझिए कि सब कुछ वही ऑक्सीजन है, वही प्राणवायु है। उस प्राणवायु से बड़ा इलाज कहीं नहीं है। आपकी समस्या का निदान भी उसी प्राणवायु में है। उसको खींचिए। 10 मिनट बैठ कर के प्रातःकाल कम से कम 15 मिनट अपने श्वास पर ध्यान दीजिए और प्राणवायु को नीचे पेट तक ले आइए। प्रयास करिए कि नीचे आप लेकर के आ रहे हैं। एक। दूसरा, जब भी आप लघु शंका के लिए बाथरूम करने के लिए जब आप बाथरूम में जाते हैं, तो जब बेहद तीव्र गति से आपको लघु शंका लगी हो, तो लघु शंका करने के दौरान शुरुआत में थोड़ा सा करने के बाद अपने आप को रोकिए। स्तंभन आपको जो रोग है, स्तंभन रोग है, स्तंभित करिए। थोड़ा सा बाथरूम करने के बाद रुक जाइए, प्रयास करिए रोकने का। विशेषकर जब खूब तेज लगा हुआ हो
खूब तेज बाथरूम की स्थिति बनी हुई हो, थोड़ा सा करने के बाद रुक जाइए। इस प्रक्रिया में बाथरूम को रोकने की प्रक्रिया को करना भी स्तंभित करने की ओर आपको लेकर के जाता है, तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराइए। तीसरा, जब जैसे मैंने कहा प्राण वायु को पेट तक खींचने के लिए, वैसा ही करिए। रोज प्रातःकाल कोई आसन बिछा करके बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख होकर के, जहाँ शांत थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल रहा हो, और शांति से बैठ करके सामान्य मुद्रा में पालथी मार करके और अपने मल द्वार पर जरा ध्यान लगाइए। मल द्वार को श्वास के जरिए ऊपर की ओर खींचिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए। इस प्रक्रिया को ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। आप मल द्वार पर ध्यान लगाइए, श्वास से ऊपर की ओर खींचिए, फिर छोड़िए। ये प्रक्रिया भी लगातार कुछ दिन करिए। याद रखिए, आपकी समस्या सबसे ज्यादा आपके यहां से चल रही है, और इसका इलाज बाकी जगहों पर हो सकता है। दवाओं से आपको उत्तेजित करके कुछ दिनों के लिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद आप सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। बचना है। आयुर्वेद और उससे भी ज्यादा योग इस समस्या का सरल समाधान देता है, और आप इस समस्या से निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्थिति लाइलाज हो चुकी है, तब तो अब आपके पास जो विकल्प है, डॉक्टर जो समझा रहे हैं वो करिए। लेकिन अगर अभी भी आप प्रारंभिक दौर में हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये कहना, यहाँ भाषण देना, कैमरे के सामने जब बोलने में मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो किसी को बताना कितना कठिन हो सकता होगा। कान देख रहे हैं, बताते बताते लाल हो चुकी है, तो मैं बिना देखे जानता हूँ, गर्म हो गया है, तो सामने वाला कैसे किसी को बताएगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर फिर भी प्रयत्न तो करिए। और ये जो उपाय मैंने बताए हैं, मैंने पूरी तरह से इस पर विचार करके, जो जानकार हैं उनसे बातचीत करके आपके लिए मैं लाया हुआ। इस पर अभी से काम शुरू करिए। थोड़ा समय लगेगा। खुश रहने का प्रयत्न करिए, अवसाद से बाहर आने का प्रयत्न करिए। जब किसी को मुहासा होता है, मुझे भी याद है बचपन में जब मुहासे हो रहे थे, तो जितना ज़्यादा मुहासे के पीछे पड़ रहे थे और ज़्यादा हो रहा था। बाल झड़ने लगे तो जितना ज़्यादा उसको बचाने के चक्कर में आएंगे और झड़ेगा। अपने आप को इस अवसाद से बाहर निकाल करके और जरा प्रकृति के करीब ले आइए। हमारी समस्याओं में सबसे बड़ा सहयोगी ये प्रकृति ही है। वो अपने आप में बहुत बड़ा इलाज है। इस इलाज को करिए, जरूर लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, आज एक जन्म कुंडली का बस सहारा था। आप इस जन्म कुंडली के लिए मैं जो उपाय बताया हूं, इनको बता चुका हूं। आपको हम समझाना था, सो इस कुंडली का मैंने सहारा ले लिया था। अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज मेरे द्वारा बताए उपाय को अपने जीवन काल में लागू करिए, जरूर आपको लाभ होगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।